वेलकम बैक नाजरीन जी। मामून साहब, सर ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बड़ा बेहतरीन सवाल उठाया कि ये मेन जो चीज़ है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की वो एफपीआर के रेट्स के ऊपर है। अब एफपीआर के रेट्स गवर्नमेंट ने एमनेस्टी निकालने से पहले या उसी असना में एक रेट्स का टेबल फिर स्केड्यूल जो है रिवाइज कर दिया। तो ये इस क्लैरिफिकेशन में ये भी मिसिंग है कि जो ड्राफ्ट रूल्स आए हैं उसमें कि कौन सा रेट एप्लीकेबल है जी या तो ये है वो कुछ थोड़ा सा फर्क उसमें पड़ा है पुराने जो टेबल अवेलेबल था उससे और अब तक। मेरा पर्सनली व्यू ये है कि जो लेटेस्ट टेबल अवेलेबल इन द मार्केट है वो होगा, क्योंकि पुराना मेरा ख्याल है 16 में आया था, उसके बाद 17 में रिवाइज हुआ या एक दफ़ा बीच में कोई मिस भी हुआ, तो वो भी देखना बड़ा ज़रूरी है। और ये सवालात उठेंगे और ये जाएंगे और उसकी क्लैरिफिकेशन के बाद ही मेरा ख्याल है कोई ना कोई हमारे जो है ना वो आएगी सामने। जो रेट आपने मेंशन किया वो एफबीआर वैल्यू का 150% पहले आपने देना और उसके बाद 1.5% से मल्टीप्लाई करना उस वैल्यू। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये इस फॉर्मूले के थ्रू क्यों आया जा रहा है। जी, मेरा पर्सनल व्यू ये है इसके ऊपर कि इस फॉर्मूले की ड्राफ्टिंग शायद किसी और बुनियाद पे की जा रही थी। जी, ये एंड में इसको वहां पे कंक्लूड कर दिया गया, ये किसी और चीज के लिए वर्किंग बनाई जा रही थी जिसको इनको बहुत जल्दी से एक एमनेस्टी देनी पड़ी। जी, मेरा पर्सनल ख्याल, क्योंकि 150 इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आप एक वैल्यू को पहले 150% पे लेके आप एक सिंपल रेट रखिए कि एफबीआर वैल्यू आपके पास है, आपने इससे मल्टीप्लाई करके इसके अकॉर्डिंगली आपने टैक्स देना है। पहले 150% पे आप उसको इन्फ्लेट करें, उसके बाद फिर 1.5% से आप उसको मल्टीप्लाई करें। तो ये एक जो है ना एनोमली है जो शायद मेरा ख्याल है आगे जाके कुछ सालों तक हमारे ऊपर ये जो है वो राज जो है वो आया होगा कि क्या मसला था। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम अभी फ्लक्चुएशन ऑफ द मनी, और ये फहीम भाई ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक लफ्ज़ का वो मैंने नोट डाउन किया, डॉलराइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है जो हमारे मुल्क में जो है ना वो बड़ा वैलिड है कि हम लोग जो है ये ब्लैक इकोनॉमी, फहीम भाई का तो माशाल्लाह रहता है, ताल्लुक रहता है हमारे ताजरान के साथ, तो हमें भी कई दफ़ा एज कंसल्टेंट सर जी ओपनली बात नहीं करते जी, जी, ना बताते हैं, शेडो में रखते हैं, डार्क में रखते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या मामलात हो रहे हैं। जब मामला बिल्कुल हाथ से उखड़ जाता है फिर वो हमें आके बताते हैं जी अब ये चीज़ है उनसे मान लो। तो कहने का मकसद ये कि डॉलराइजेशन वाली बात इन्होंने जो की है ये बहुत वैलिड है, ये इग्नोर नहीं की जा सकती। अगर ये कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं की जा सकती तो इग्नोर नहीं की जा सकती। जो कुर्बानी दे दे वो हाँ, पैसे को आने दे, पैसे को आने दे। अच्छा, अब दूसरी सजेशन जो फहीम साहब ने दी कि जी अगर हम फॉरेन करेंसी को ही अलाउ कर दें एट एनी परसेंटेज तो फिर तो ये होगा कि सारी ब्लैक इकोनॉमी कन्वर्ट होगी फॉरेन एक्सचेंज में और फिर डिक्लेयर हो जाएगी। उसमें भी कौम का फायदा ही है, उसमें नुकसान नहीं है, बट देन अगेन एक बड़ा इजी वे है और बड़ी नाजायज बात है टू दी प्रेवलेंट टैक्स पेयर, टू दी करंट लॉ अबाइडिंग टैक्स पेयर। जो बंदा रेगुलरली रिटर्न फाइल करता है, अपना कुछ टैक्स भी जमा करता है, कुछ रिफंड्स लेता नहीं है इनकम टैक्स के, अगर देता नहीं है तो लेता भी नहीं है गवर्नमेंट से, तो ये उसके लिए नाजायज बात है जो इतनी जो है वो केयरफुल होता है अपने एसेट के। मामून साहब, एमनेस्टी स्कीम जितनी भी आई हैं उनसे कोई मुल्क को या कौम को तो आज तक कोई फायदा नहीं, सर कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ, ये बात जो है ना। मगर ये लास्ट एमनेस्टी के अंदर देखें 125 अरब की फिगर, जी जी, कोई छोटी फिगर नहीं है जी जी। तो ये एक सक्सेसफुल एमनेस्टी थी। ये इवन के हुमायूं अख्तर साहब जो के पिछली गवर्नमेंट का हिस्सा थे, अब इस दफा पीटीआई में शामिल है, उनके मुंह से भी ये अल्फाज सरजद हो गए कि जी ये बड़ी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अनसक्सेसफुल एमनेस्टी थी जो लास्ट एमनेस्टी थी, ये उनके अल्फाज हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी उनके ये अल्फाज चल रहे हैं कि इट वाज अ सक्सेसफुल एमनेस्टी इन द सेंस ऑफ द कलेक्शंस मेड। 125 अरब की कलेक्शन कोई छोटी कलेक्शन नहीं है। अच्छा, जो ये माजी में स्कीम आई थी जो फॉरेन एसेट्स थे, वो भी इस स्कीम में सर फॉरेन रिपैट्रिएटेड और अनरिपैट्रिएटेड दो उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस बना दिए। रिपैट्रिएटेड जो वापस लेके आए जा रहे हैं उसके लिए भी रूल्स इन्होंने सेट कर दिए कि अगर लेके आएंगे तो किस अकाउंट में डिक्लेयर होंगे, उसका सेल का प्रूफ जो बाहर था, और जिस अकाउंट में आएंगे वो बैलेंस एज ऑफ सर्टेन डेट 30 जून 2019 को डेट उन्होंने दे दी कि इस डेट तक वो अकाउंट में आपके डिक्लेयर होने चाहिए, वो एविडेंस साथ लगा। अच्छा, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात ये है इस एमनेस्टी में कि एविडेंस के ऊपर जोर है जी, कि एविडेंस देना लाजमी है। कैश के अंदर कैश जमा करा के उसका एविडेंस देना कि आपने कैश से जमा कराया और फिर उतनी अमाउंट पे आपने एमनेस्टी का नाम ले, एविडेंस देने की जरूरत नहीं होती। एविडेंस है एग्जैक्टली। तो सर मेरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है
कि आप एक दफा एमनेस्टी दे रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे कितनी पूछ प्रतीत होगी इसके बाद? हाउ मच ऑफ अकाउंटेबिलिटी डू आई हैव टू फेस? आप इसको एमनेस्टी को वजीर आजम साहब को खुद अवाम में डिक्लेयर करना चाहिए। जी जी, ऐसा सिचुएशन हो सकती है, वजीर आजम खुद एतमाद में लें अवाम को, तो कामयाब हो सकती है। सर वो तो ले ही रहे हैं, वो तो टीम ले रही है, वजीर आजम साहब तो नहीं ले रहे, वजीर आजम साहब ने ये तो सब ये नहीं, गवर्नमेंट मशीनरी के तहत सारे लोगों को बाईपास करके एमनेस्टी प्रेसिडेंट की जा रही है, जबकि मैं मानता हूं, लेकिन देखो उसको एक चीज, इसका मतलब क्या है? एक बंदा जो बोलता है इमरान खान का बोलना हो रहा है, उसके वजीर खजाना का बोलना हो रहा है, मतलब है कि लोगों को पता, वजीर आजम जो खुद कहे लोगों ताजिरों को बैठा के मैं आपको एतमाद दिलाता हूँ, इसके लिए वर्क हो चुका हुआ है, पहले वर्क करने के बाद ही ये हुई है। इवन के इसकी मुखालफतें इनके घर से हुई हैं, घर से हुई हैं, नहीं अप्रूव हुई तो इनको प्रेसिडेंट के आर्डर के थ्रू आमर साहब कह रहे थे वो ब्यूरोक्रेसी इसको वे नहीं कर सकती, पॉलिटिशियन इसको वे नहीं कर सकता, कौन कर सकता है, फायदा कौन ले सकता है? ट्रेडर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, जिसने इसको इन्वेस्ट करना है। अब अगर अकाउंटेबिलिटी की बात है ना, अगर ये यहाँ पर ये मेरा ख्याल है इसके साथ साथ एक पैरेलल कानून चलना चाहिए कि अगर वो क्लेम नहीं कर सकते तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो, क्योंकि वहां से बहुत कुछ निकलेगा। थोड़े को कहे ज्यादा समझे, वहां से बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि वो चीज अभी तक किसी ने उसको नहीं कहा। असल में ना मैं आपको एक बात बताऊं, हम थोड़ा सा मिक्स कर जाते हैं चीज़ों को। एमनेस्टी जो सी है ये पब्लिक के लिए नहीं है, खास तबका के लिए, खास लोगों के लिए। ये उन लोगों के लिए है जिनका तल्लुक माफिया से है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस नहीं, जो लोग मुल्क चला रहे हैं, इसका तल्लुक उन लोगों से है। या आप इसकी थीम को समझिएगा किसी तनाई में बैठ के, और वो जो लोग हैं ना, जिन लोगों के लिए ये दी जा रही है, उन लोगों के लिए ना दीन है, ना उनका मजहब है, ना ईमान है, ना उनका कोई मुल्क है, ना उनका कोई यहाँ। सिर्फ साहब देखो, ये तो आप बहुत गहराई में चले गए, यहाँ तक तो हमारे अवाम नहीं पहुँच सकती, लेकिन आप आखिर में टाइम काम है आमिर साहब, आप इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत को क्या तरजीहात मैं उसमें, अगर हुकूमत चाहती है कि ये कामयाब हो तो एक बात उनको सबसे पहले क्लियर कर देनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले उनको सारे पॉइंट्स, उनको क्लैरिफिकेशन मांगनी चाहिए टू सम डेट के जनाब इतनी डेट तक आपके जितने क्वेश्चन है सारे के सारे दे दें, सारे सवाल लें उनसे, सबको आंसर करें। आंसर करने के बाद उसके बाद उनको फिर ये डिफाइन कर दें, पहली बात कि जी ये एमनेस्टी कलेक्शन के लिए है या ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अगर ये कलेक्शन के लिए है तो फिर इसके लिए इनको क्या करना चाहिए कि फिर इनको ये इसमें से जो कंडीशंस है, लाइक एक कंडीशन है कि जी आप बैंक में डिपॉजिट करें, आप उसको 30 जून तक की, आप उसको 30 जून तक की लिमिट दे रहे हैं, आप उनको कह दें कि यार एक दिन के लिए डिपॉजिट करा दें, हमें शो करा दें कि आपके पास है या नहीं है, या जिस तरह भी है। अदरवाइज भी लोग यही करेंगे कि आखिरी दिनों में जाके 30 जून से पहले डिपॉजिट कराएंगे, करवा के तो किसी को कह के तो वो करवा लेंगे। तो उसको इस तरह से इनको लोगों को इस बात पे क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो इधर उधर से इस तरह के जो उनसे है ना वो करवा तो लोगों ने देनी है, मतलब लोगों ने ये सारा सिस्टम को, आप उनको ये क्यों इस तरह का वाया दे रहे हैं? आप उनको कहें कि यार जिनके पास पैसे नहीं है, जो बैंक में डिपॉजिट नहीं करा सकते, वो 0.5% और बढ़ा के देते हैं, फिर क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सही है, आपको तो तजवीज़ आ गई। जी फ़हीम साहब, आप नज़र में हमारी हुकूमत तो अभी तक तो जो हालात हैं वो आवाम की नज़र में बहुत ख़तरनाक हैं, आप क्या समझते हैं हुकूमत को कौन से मुआशी इक़दाम ऐसे करने चाहिए ताकि एमनेस्टी भी कामयाब हो और हमारी मुल्क की जो सूरत हाल मुआशी हालात भी वो बेहतर हो? देखिए जी, मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो इस वक्त जो हमें जिस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि डॉलर की बात हो रही है, IMF आ गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, समहाउ किसी तरीके से हम लोग इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। बट जो स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है ना, इसमें बिजनेस कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ख़त्म हो रहा है कि भाई आज ये कल हमारे साथ क्या होना जा रहा है वो भी अभी कोई श्योर नहीं है। मतलब बिजनेस इज़ ऑल अबाउट कमिटमेंट। आप आज एक चीज़ की एवेल्यूशन कर रहे हैं $152 पे, तो अब आप जब उसके ऑर्डर 3 माह बाद इंटरनेशनल ऑर्डर आपने ये लेने या देने में
जब वो मेच्योर होंगे तो उसकी क्या आपके पास आप उस वक्त क्या अपने आप को देख रहे हैं। तो ये एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी जो है ना, ये इस वक्त बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको मैं एक फिगर भी दे दूँ कि हमारा जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स लेवल जो है ना, वो 26 दर्जे कम हुआ है। ये पहले 14 था, अब -12 पे हम इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, हमारी जो है डिवैल्यूएशन का जो है वो आपके सामने है सारी चीज़ें। और IMF के बाद अभी IMF से आया हमें कुछ भी नहीं, अभी तो आया कुछ भी नहीं है। अभी पहले सूरत हाल बहुत खतरनाक। देखिए पहले भी आपने IMF का सुना होगा, जी जी, आज से पहले हम भी सुनते आए हैं, कर्जे लेते रहे हैं, वापस रीशेड्यूल भी होते रहे हैं, लेकिन इतनी सख्त कंडीशन और इतना $6 बिलियन और 39 मंथ, मेरी ये चीज़ें कुछ चीज़ें जो है वो बियॉन्ड आपके कन्फ्यूजन पैदा करें। सो वो इतनी सख्ती और आगे कुछ जो है ना वो डायरेक्शन जो कुछ आगे जो है ना कि आज आप समझते हैं कि इस मुश्किल वक्त में आइंदा 2 माह बाद ये कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र, वो जो है ना कंडीशन वो ज़्यादा खतरनाक है। और किस तरह एतमाद की फजा किस तरह पार होगी। अब हम तो चलो आज औखा कहते हैं, वो पत्थर भी खाए, घास भी खा लेंगे, लेकिन उम्मीद हो 2 महीने बाद या 4 महीने बाद हम बिजली के बिल भी ज़्यादा दें, गैस के बिल भी ज़्यादा दें, हर तरह से महंगाई भी ज़्यादा हम बर्दाश्त करें, लेकिन हालात तो नजर आए ना। बस वो जैसे ही कोई स्टेबल, कोई कॉन्फिडेंस, कोई थोड़ी सी सिचुएशन देखें, आप किसी चीज़ों को कहीं ना कहीं आपने इसको कटेल करना है, कहीं ना कहीं आपने इनको ब्रेक लगानी है। ये जिस तरह आपने इसको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है, आप इस बात से जान नहीं छुड़ा सकते। हुकूमत के बस में है वैसे रोकना, ये डॉलर को इनकलाब रोकना। बिल्कुल, व्हेन देयर इज विल देयर इज अ वे। देखिए आपके असल इशू के जब आपने जो है ना टैब बंद नहीं कर रहे, पीछे से आप इनपुट पूरा फ्लो में आ रहा है, तो आप टैब तो बंद करें। आप देखिए हमारी लीकेज किन किन जगहों से है। आपके इदारे जो हैं जो खसारे में है, वो $400 बिलियन सिर्फ ये 400 से ज़ायद पहुंच गई है। जी जी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी की ये जो पावर जनरेशन है, इनके $200 अरब तो सिर्फ अपडा के हैं। इसी तरह जितने भी आप कोई बड़ा वो स्टील मिल को हाथ डालते हैं तो पता लगता है वो। अब मैं रिसेंटली रियासती इदारे हैं वो सारे 600 के करीब जो आपके रियासती इदारे, तो 100 अरब का ही आप समझ लें खसारा है। जी जी। तो आप कहीं इधर से आप फीडबैक दे रहे हैं, इधर से आप वो उससे ज्यादा फ्लो से वो लीकेज हो रही है। तो आप पहले ना अपनी लीकेज को जो है वो रोकें, फिर अपना इनपुट लाएं, फिर कहीं जाके वो हालात बेहतर होंगे और स्टेबल होंगे। फिर यूनिवर्सिटी स्कीम भी कामयाब होगी। मामून साहब आपके पास क्या तजवीज़ है? सर तजवीज़ तो सबसे पहले ये है कि इसकी एक, जिस तरह आमिर भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, सबसे पहली बात है कि ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए, इसके ऊपर सेमिनार होने चाहिए। दूसरी बात है क्लैरिफिकेशन। आपको याद होगा जब प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और कैपिटल गेन्स टैक्स की इंट्रोडक्शन हुई थी, तो उस वक्त एक क्वेश्चन एंड आंसर्स इन्होंने वेबसाइट पे लॉन्च किए थे जी। तो वो एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उससे बहुत सी अंडरस्टैंडिंग बड़े कंसल्टेंट्स की, टैक्स पेयर्स की क्लियर हो गई थी कि अगर मैं इस तरह करूंगा, 13 या 14 शायद सवाल थे जिनके जवाब FBR ने दिए। इस तरह के इनको सवाल जवाब बना के क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेंगी, सेमिनार से कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, और जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री चेयरमैन साहब खुद बैठ के ताजरान के साथ, टैक्स बार्स के साथ बैठ के जो है वो इनको एक्सप्लेन करें, जो ओपन मीडिया के ऊपर आए और इसकी क्लैरिफिकेशन हो। इससे 2 हल होंगे, एक तो क्लैरिफिकेशन, लीगल लकूनास हाईलाइट होंगे, क्लैरिफिकेशंस आएंगी, और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जी जी। आपके ट्रेडर, वो ट्रेडर जो कह रहा है यार ये सिर्फ एक रन ऑफ द मिल एक और एक्सरसाइज है, जो बाकी वो कहेगा यार नहीं, अब ये बैठे हुए चेयरमैन साहब बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, ये सारे बैठे हैं, लोग सवालात पूछ रहे हैं, जवाब पूछ रहे हैं, वो अपने वकील को फोन करें, कंसल्टेंट्स को फोन करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फोन करें, भाईजान बताएं आप इसको क्लेम करने का राइट टाइम है नहीं है, जहां पे हम किक इन होंगे कि हाँ यार ये चीजें आप क्लेम करें, बिल्कुल अपने आप को सीधा करें। कोई और ऐसी अनक्लियर प्रॉपर्टी है तो हमें बताएं, क्योंकि हमें भी नहीं पता होती। 12-13 साल से मेरे वाले साहब के मैं क्लाइंट्स को डील कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आजकल क्या उनके मामला है। तो ये चीजें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से बहुत चीजें हल होंगी। टाइम लिमिट की कैद को खत्म, टाइम लिमिट की कैद, देखिए सर कैद तो खत्म नहीं की जा सकती, इसलिए मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि हमारी जो अवाम है ना, ये वो अवाम है जो बिल आखिरी दिन के भी आखिरी घंटे में अदा करती है। तो टाइम लिमिट जो है ना, इस अवाम को रिलैक्सेशन देने, आमिर भाई ने भी बात की कि वो बैंक अटैचमेंट्स जो बंद इन्होंने कर दी शबर जैद साहब ने, वो बैंक अटैचमेंट्स एक लटकी हुई तलवार थी जी जी,
कि यार तुम टैक्स अदा करो। अब अगर 24 घंटे की वो भी लेनी है, आपने देनी है, वो बात उसी तरह ही खड़ी हुई है। अब सिर्फ टैक्स ऑफिसर का काम मुश्किल हो गया है कि वो कहेगा भाई तुम्हारी पेनल्टी निकली हुई है या तुम्हारा टैक्स डिमांड है, या तो इसको चैलेंज करो या स्टे लो या फिर जमा कराओ। तो ये लटकी हुई तलवार के ऊपर काम करने वाली अवाम है। तो मेरा ख्याल है कि 30 जून को बहुत आपको डिक्लेरेशंस आएंगी, 30 जून वाले दिन बढ़िया। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी, जिस तरह बता रहे मुख्तलिफ फोरम पे इसको एक वो रखने चाहिए, सेमिनार रखने चाहिए, और जितने भी गवर्नमेंट के जो टूल्स हैं मीडिया पे हर जगह पे इसको एडवर्टाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। वो टाइम लिमिट के बारे में बिल्कुल, टाइम जितना भी इस आवाम को दे देंगे वो कम ही होता है, लेकिन किसी हद तक देखेंगे रमज़ान की वजह से और फिर आगे इसकी छुट्टियाँ आ जाएंगी, इसकी वजह से थोड़ा सा इसको एक सर्टेन हद तक थोड़ा सी एक्सटेंशन ज़रूरी है। लास्ट टाइम वैसे इन्होंने ये किया था कि हर जो आरटीओ था ना उसमें एक इनका स्पोक्समैन बिठाया था, तो इनको बिठा देना चाहिए, एक स्पोक्समैन उसको बिठा देना चाहिए कि इसकी क्लैरिफिकेशन जिसको चाहिए वो उसको वहाँ पे बैठ के दे, तो कोई मसला नहीं। मामून साहब आपको बहुत शुक्रिया, फ़हीमुर रहमान साहब आपको बहुत शुक्रिया, मामून साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कुछ शिकायत है या आपको मालूमात चाहते हैं टैक्स के हवाले से या किसी इशू को उठाना चाहते हैं, ईमेल नंबर हमारा मौजूद है, फ़ोन नंबर मौजूद है, हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अदा